नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ आपको ऐसी ही डरावनी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई हॉरर कहानी है और आपको लगता है कि वो कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना स्टोरी हमें भेज सकते हैं और अपना नाम और आप कहाँ से हो ये भी ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह हिमाचल प्रदेश के रहने वाले विशाल की है, जो कि पेशे से एक बस ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं पेशे से एक बस ड्राइवर हूँ। मुझे हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग में बस ड्राइवर के रूप में नौकरी करते हुए आज लगभग 12 साल हो चुके हैं। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ यह उस वक्त की है जब मैं नया ही बस ड्राइवर बना था और जिस एरिया में मेरी ड्यूटी लगी थी उस एरिया के रास्तों के बारे में और उन जगहों के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था। दरअसल जब वह घटना मेरे साथ हुई उस वक्त बारिश के दिनों का मौसम था और मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई थी। मुझे रात को 8 बजे अपनी बस को स्टार्ट करके उसे सुबह 8 बजे तक उसकी मंजिल तक पहुंचाना रहता था। जब वह घटना मेरे साथ हुई थी तो उस वक्त पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और उस बारिश के मौसम के बीच ही मुझे रात को अपनी बस को उन हिमाचल की सुनसान और घुमावदार सड़कों पर चलाना पड़ता था। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि दिन की तुलना में लोग रात के समय काफी कम ट्रैवलिंग करते हैं और इसी वजह से मेरी बस में काफी कम सवारियां हुआ करती थी। और रात के वक्त जो भी सवारियां बस में बैठी थी वो लगभग रात के 2 बजे तक अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर उतर जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे बस को खाली ही चलाना पड़ता था। उस दिन भी लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मेरी बस में सवारियां भी काफी कम थीं। अब उन कम सवारियों को लेकर ही मैं अपनी बस चला रहा था। तभी मुझे आगे आने वाले गांव के बस स्टैंड पर बस को कुछ समय के लिए रोकना था, क्योंकि वहां से मेरी बस का जो कंडक्टर था उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी और उसकी जगह कोई दूसरा कंडक्टर आने वाला था, या यूं कहें आने वाली थी। दरअसल अगले स्टैंड से जो लड़की बस कंडक्टर की ड्यूटी संभालने वाली थी उसकी अब भी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और अपनी शादी की वजह से वह काफी दिनों से लंबी छुट्टी पर थी। आज पहली बार वह वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आई थी। इसके बारे में मुझे पहले ही जानकारी दी गई थी। इससे पहले भी मैं उस लड़की के साथ 3-4 महीने तक काम कर चुका था। उसका नाम प्रियंका था और वह बोलचाल में काफी अच्छी थी। रात के वक्त उससे बातें करते करते सफर कब कट जाता इसका पता ही नहीं चलता था। लेकिन उस दिन जब प्रियंका ने उस बस स्टैंड से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की तो बस में चढ़ते ही उसका बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर दुपट्टे से बड़ा सा घूंघट निकाला था और वह बस में बैठी सवारियों पर भी काफी जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसके बर्ताव को देखकर सोचा शायद घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, जिसकी वजह से आज उसका स्वभाव थोड़ा उखड़ा हुआ है। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरे साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसका मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब मैंने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। तब तक बस की लगभग सारी सवारियां उतर चुकी थी। अब बस में सिर्फ 2-4 सवारियां बची थी। लेकिन मुझे एक अजीब बात लगी। प्रियंका भी उन सवारियों के साथ बस के पीछे बैठी हुई थी और उसका घूंघट अब भी बहुत लंबा निकाला हुआ था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। आमतौर पर टिकट बनाते ही वह मेरे पास केबिन में आकर बैठ जाया करती थी और हम गप्पे लगाते हुए सफर तय करते थे। लेकिन उस दिन वह केबिन में नहीं आई, बस पीछे की तरफ ही बैठी रही। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस को चलाने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद जो भी सवारियां थीं वे भी उतर गईं। बाहर बारिश हो रही थी,
इसलिए सवारियां मिलना भी मुश्किल था और बस लगभग खाली हो गई थी। मुझे तो बस को तय समय पर मंजिल तक पहुंचाना था, चाहे कोई सवारी हो या ना हो। सोचा आगे आने वाले गांवों से सवारियां मिल जाएंगी, उसी उम्मीद में मैं बस चला रहा था। जब मैंने घड़ी देखी तो लगभग रात के 12:30 हो चुके थे। तभी अचानक प्रियंका मेरे पास आकर केबिन में बैठ गई। उसने घूंघट अब भी लंबा निकाला हुआ था। मैंने उससे कहा, अरे प्रियंका, कैसी हो तुम? और आज तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला है? क्या तुम्हारा कोई ससुराल है यहां? लेकिन इस पर वह मुझे कोई जवाब नहीं देती। फिर मैं उससे पूछता हूं, क्या हुआ, तुम आज इतनी चुप क्यों हो? तभी वह बिना अपना घूंघट उठाए मुझसे कहती है, तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझसे ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। उसकी इस बात से मुझे थोड़ा बुरा लगा और अब मैं बिना कुछ कहे गाड़ी चलाने में ध्यान देने लगा। लेकिन आज उसकी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही थी, ऐसा जैसे उसका गला पूरी तरह बैठा हुआ हो। वो बहुत ही अजीब, खसरा हुआ सा बोल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर से एक बात याद आई तो मैंने उससे कहा, अरे प्रियंका, शादी की मिठाई नहीं लेकर आई क्या? तभी उसने फिर उसी अजीब सी आवाज में कहा, लाए हूं ना। क्या तुम वो खाओगे जो मैं लेकर आई हूं? मैंने कहा, अरे क्यों नहीं, अगर तुम खिलाओगी तो मैं जरूर खाऊंगा। इतना कहते ही उसने अपने बैग से कुछ निकाला और मेरे सामने रख दिया। जो उसने मुझे दिया उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा, अरे प्रियंका, ये कैसा मजाक है? ये तुम्हें कहां मिला? इतनी रात को ऐसी चीजें तुम अपने पास क्यों रखती हो? भला ऐसे कोई मजाक करता है क्या? दरअसल उसने अपने बैग से एक इंसान के कंकाल की खोपड़ी निकालकर मेरे सामने रख दी थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गया। अब भी मैं ये कह ही रहा था कि अचानक वह मुझसे बोली, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था कि मैं जो तुमको दूंगी तुम खाओगे, तो अब इसे तुम्हें खाना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम कैसी बात कर रही हो? भला कोई इंसान की हड्डियां कैसे खा सकता है? तो वह बोली, अगर मैं खा सकती हूं तो तुम क्यों नहीं खा सकते? और अगर तुम नहीं खा सकते तो आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी और मेरे साथ चलकर तुम भी मेरे जैसा बन जाओगे। तब तुम आसानी से इंसानी हड्डियां खा लोगे। मैंने कहा, अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है? लगता है इतने दिन घर पर छुट्टी काट कर आने की वजह से तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। मैं यह सब इसलिए कह पा रहा था क्योंकि उसने अभी तक लंबा सा घूंघट निकाला हुआ था और आगे मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। मेरे इतना कहने पर वह अचानक मुझसे एक अजीब सी भारी आवाज में बोलती है, दिमाग मेरा नहीं बल्कि तेरा सटिया गया है जो तू मेरे सामने इतना ज्यादा बोल रहा है, वरना किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने एक शब्द भी बोल पाए। मैं उसकी इस बात को थोड़ा मजाक में ले लेता हूं और कहता हूं, तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे सामने कोई बोल नहीं पाता? मैं तो आसानी से बोल पा रहा हूं। मेरी ये बात सुनते ही वह मुझसे कहती है, अब तू ज्यादा बोल नहीं पाएगा। इतना कहकर वह जोर जोर से एक अजीब तरीके की आवाज में हंसने लगती है और फिर अचानक उसने अपने सिर के ऊपर से वह दुपट्टा जो घूंघट था हटा दिया। जैसे ही उसका घूंघट हटता है मेरी नजरें उस पर पड़ती हैं और मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। उस वक्त मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे सामने क्या बैठा है। अगर ये वही प्रियंका है तो फिर ये कैसे बोल पा रही है? साथ ही अचानक मेरे पूरे शरीर से डर के मारे पसीने की बूंदें निकलने लगती हैं और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। दरअसल जैसे ही उसने अपना घूंघट उठाया मैंने देखा कि उसका सिर ही नहीं है, उसका सिर्फ शरीर का धड़ मेरे सामने बैठा था। उसका सिर कटा हुआ था और उसकी कटी हुई गर्दन से खून लगातार बह रहा था। खून की वजह से मेरी बस के केबिन में चारों तरफ लाल रंग छा गया था। यह देखकर मैं समझ गया कि यह प्रियंका नहीं है बल्कि कोई भूत प्रेत या आत्मा है जो प्रियंका का रूप धारण किए हुए है। मैं उसके चंगुल में फंस चुका था और अब मेरा जिंदा बच पाना नामुमकिन लग रहा था। मैं अपने मुंह से कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरी आवाज निकल नहीं रही थी।
जब मैंने सामने की तरफ देखा तो वह रास्ता भी अब वो नहीं था जिस पर मैं रोज बस लेकर जाता था। शायद उससे बातें करते करते मैं रास्ता भटक गया था। अब मैं किसी अजीब सुनसान रास्ते पर था जहां चारों तरफ घना अंधेरा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ वीरान जंगल नजर आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कहीं आगे जाकर रुकेगी। मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। हिलाने पर भी हाथ पैर मूव नहीं कर रहे थे। बस धीरे धीरे लुढ़कती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी वह सिर कटी हुई औरत मुझसे बोली, क्या हुआ? तुम तो डर गए। मैं उसकी तरफ देख रहा था पर समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसका मुंह नहीं है तो आवाज कहां से आ रही है। फिर वह औरत उस खोपड़ी को उठाकर मुझसे कहती है, अब तो तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा, और अगर तुम इसे नहीं खा सकते तो मैं तुम्हें खाने लायक बना दूंगी। इतना कहकर वह सिर अपनी कटी हुई गर्दन के ऊपर रखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हंसने की आवाज के साथ ही वह सिर अपने आप हिलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। सिर इधर उधर घूमने लगती है जैसे कोई इंसान अपनी गर्दन घुमा रहा हो। मैं उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था कि अचानक मेरे कानों में जोर का धमाका होता है। उस धमाके के साथ मेरे शरीर में एक झटका सा लगता है और मैं वहीं बेहोश हो जाता हूं। जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूं कि मैं उसी सुनसान रास्ते की सड़क पर पड़ा हूं। थोड़ा गर्दन ऊपर उठाकर मैं अपने पैरों की तरफ देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे घसीटकर बस से यहां तक लेकर आया हो। सड़क पर खून फैला हुआ था और वो खून मेरे कपड़ों पर भी लगा था। मुझे समझ आ गया कि बस के केबिन से मुझे यहां तक घसीटा गया है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर वह सिर कटी औरत ही मुझे यहां तक लेकर आई है तो उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ रखा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक वह सिर कटी औरत बस के पीछे से निकल कर आती है और इस बार उसने अपने हाथ में कुछ कुल्हाड़ी जैसा उठा रखा था, जिसे देख मैं समझ गया कि अब यह औरत शायद उसी कुल्हाड़ी से मुझे मार डालेगी। डर के मारे मैं अपनी जान बचाने के लिए दोनों हाथों के बल सड़क पर पड़े पड़े ही धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगा। जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था वह औरत अजीब तरीके से चिल्लाते हुए मेरी तरफ तेजी से बढ़ती जा रही थी। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिस रास्ते पर मैं पड़ा था उसके एक तरफ एक बड़ी पहाड़ी थी और दूसरी तरफ एक बहुत गहरी खाई। वह रास्ता उसी पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ था। तभी मुझे एहसास हुआ ये मेरे जीवन का आखिरी पल हो सकता है। मैं अपने मन ही मन भगवान को याद करने लगा, हे भगवान, अगर तू सच में इस दुनिया में है तो आज मुझे इस मुसीबत से कैसे भी करके बचा ले। मैं भगवान को याद करते हुए दोनों हाथों के बल पीछे खिसक रहा था कि तभी अचानक उस पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर खिसक कर नीचे लुढ़कने लगा। पत्थर तेज गति से नीचे की तरफ गिर रहा था। मैंने सोचा, अगर आज वह औरत मुझे नहीं मारेगी तो मैं तो वैसे भी इस पत्थर के नीचे दबकर मर जाऊंगा। मेरा मरना तय था, चाहे यह सिर कट्टी हुई औरत मुझे मारे या पत्थर की चपेट में आकर। यह सोचकर मैंने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और बचने की कोशिश भी बंद कर दी। तभी वह पत्थर तेजी से नीचे गिरा। पहले तो बस की छत पर जाकर टकराया और फिर सीधे उस सिर कट्टी हुई औरत को लगाकर उसे धकेलते हुए नीचे खाई में गिर गया। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत वहां से अचानक कैसे गायब हो गई। क्या वह उस बड़े पत्थर की टक्कर से खाई में गिर गई थी या फिर पत्थर लगने से पहले ही किसी तरह वह गायब हो गई। मैं वहीं सड़क पर पड़ा पड़ा यह सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया हो और अब वे कोई बड़ी ताकत मुझे सड़क से खाई की ओर घसीट रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल मैं जोरदार धड़ाम से उस गहरी खाई में गिर गया। गिरते हुए मेरी नजर उस बस की तरफ गई और मैंने देखा वह सिर कट्टी हुई औरत अभी भी बस के पास खड़ी थी। अगर वे औरत वहीं थी तो फिर मुझे खाई में किसने घसीटा? यह सवाल मेरे दिमाग में घुमड़ रहा था। जैसे ही मैं खाई में गिरा मैं बेहोश हो गया, लेकिन बेहोशी से पहले मुझे एक और अजीब एहसास हुआ।
मैं खाई में गिरते हुए पानी में था, जैसे कोई नदी बह रही हो। मुझे लगा जैसे मैं उस ठंडे पानी में गिर गया हूं। फिर मेरी आंखें बंद हो गईं और आगे का मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी अजनबी घर में लेटा हुआ था। मेरे कानों में दूर दूर से भेड़ों की मिमियाने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक आदमी कमरे में आया। वह मुझसे बोला, अरे उस्ताद, आप लेटे रहिए, आप अभी उठने की हालत में नहीं हैं। मैंने पूछा, तुम कौन हो और मैं यहां कैसे आया? वह मुस्कुराया और बोला, मैं तो एक साधारण चरवाहा हूं जो इन हिमाचल की पहाड़ियों में अपनी भेड़ों को चराने आता हूं। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आप वही हैं जो रोजाना इस गांव से गुजरने वाली बस के ड्राइवर हैं। मैं कई बार आपके साथ उस बस में सफर कर चुका हूं। लेकिन मैंने उस आदमी से कहा, भाई, मैं तो आपको नहीं पहचानता, क्योंकि रोजाना मेरी बस में इतने सारे मुसाफिर आते जाते हैं, हर किसी का चेहरा याद रखना नामुमकिन है। तो वह मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं उस्ताद, आप ना भी पहचाने तो चलेगा। फिर उसने मुझसे पूछा, लेकिन एक बात बताइए, आप उस खाई में गिरे कैसे? कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या? तब मैंने उसे पूरी कहानी बता दी। बस उस डरावनी औरत से लेकर खाई में गिरने तक की हर बात। मेरी बात सुनकर वो आदमी चुप हो गया। फिर बोला, उस्ताद, आप इसे भगवान का करिश्मा मानिए कि आप आज जिंदा हैं, वरना मैंने सुना है उस पहाड़ी रास्ते पर एक छलावा रहता है जो अलग अलग रूपों में लोगों को पहले बहकाता है और फिर उन्हें किसी सुनसान जगह ले जाकर मार डालता है। इसी वजह से हम चरवाहे भी उस रास्ते से दूर रहते हैं, और अगर कभी जाना भी पड़े तो शाम होने से पहले ही वापस लौट आते हैं, क्योंकि रात के समय वहां जाना मौत को बुलावा देना है। तब मैंने उससे पूछा, भाई, लेकिन तुमने मेरी जान कैसे बचाई और मुझे कहां से उठाया? वो बोला, उस्ताद, मैं तो अपनी भेड़ों को पानी पिलाने नदी के किनारे गया था, तभी आपकी झलक पड़ी। आप नदी की धारा में बह रहे थे। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई लाश है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो आपके चेहरे को पहचान लिया। आप वही हैं जो इस गांव से गुजरने वाली बस के ड्राइवर हैं। बस फिर क्या था, मैंने आपको पानी से बाहर निकाला और रात में ही अपने घर ले आया। आप तब से बेहोश थे। आज जब आपको होश आया तो मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं, वरना मैं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने ही वाला था। मैंने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन था। मैंने तुरंत अपना फोन निकालना चाहा, क्योंकि मुझे अपनी कंडक्टर प्रियंका को कॉल करना था। हां, वही प्रियंका जिसका रूप लेकर वो छलावा उस रात मेरी बस में बैठा था। लेकिन जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला, मेरा फोन गायब था। शायद नदी में गिरते वक्त कहीं बह गया होगा। कुछ दिन बाद जब मैंने पता किया तो मालूम चला कि प्रियंका ने कुछ दिनों की छुट्टी और बढ़ा दी है और वे अभी तक भी ड्यूटी पर नहीं लौटी। अब मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है जो आज तक अनसुलझा है। जब मैं खाई में गिरा था तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वह सिर कटी औरत अभी भी बस के बगल में खड़ी थी। तो फिर मुझे पीछे से पकड़कर खाई में धक्का किसने दिया? वो कौन था जिसने मुझे अपने दोनों हाथों से पीछे से खींचकर खाई में फेंक दिया? यह सवाल आज भी मेरे दिमाग में एक डरावना रहस्य बनकर बैठा है जो शायद कभी सुलझेगा ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल चलता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और भी डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।